जो पार्टी में अच्छा काम कार्यकर्ता करके आता है, एक छोटा कार्यकर्ता, हमारे चाय बेचने वाला भी एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान का लड़का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक धार्मिक मठ पे जोगी जी जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तभी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी में है, और किसी पार्टी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। मैं प्रेम बघेल आज फिर नए एक एपिसोड के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ। आज जिस गेस्ट की हम बात करने जा रहे हैं उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सफ़र तय किया है। और आज हम उनसे जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बैक स्टोरी के बारे में, कैसे उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में राजनीति को लेकर इंटरेस्ट बनाया। मैं ज़ोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा श्री शंकर लालवानी जी का, जो मध्य प्रदेश इंदौर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सर, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। आइए सर। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, आज मैं अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में आपका स्वागत करता हूं और आपके टाइम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जी धन्यवाद। सर, आपकी पॉलिटिकल जर्नी की बात हो रही है, बैक स्टोरी की बात हो रही है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे आपके बचपन के ऊपर करूंगा। सर, आपका बचपन कैसा रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? देखिए, बचपन तो मेरा इंदौर में रहा, जी। और फैमिली बैकग्राउंड ज़रूर ये है कि जो मेरे फादर और जो मेरे बड़े थे ताऊ जी वगैरह, वो जब देश का विभाजन हुआ था जी। उसी विभाजन में पाकिस्तान से आए थे और बहुत ही संघर्ष से आए थे। उनकी अगर कभी कभी हम गाथा सुनते हैं, उस समय के वाक्य सुनते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार के हालात से वहाँ जब देश का विभाजन हुआ। और इसको रेखांकित अभी गत 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से रेखांकित किया कि हमें उस समय की त्रासदी को भी याद करना चाहिए, विभाजन की। जी। और ये बात सही है कि वहाँ उस समय जो हालात थे बहुत ही बदतर हालात थे। हमने देखा कि ट्रेन कटी हुई लाशों की आई, जी। बहुत सारे लोगों के वहाँ घरों में आग लगाई गई, घरों को घेरा गया। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए सिंधी समाज और सिख समाज। जी। तो एक संघर्ष में बचपन रहा, जी। क्योंकि वहाँ सब कुछ छोड़ के आए थे, या नए सिरे से शुरू करना था परिवार वालों को। जी। पर मेरा जन्म इंदौर में हुआ, और इंदौर में जन्म होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। जी। और उस समय ही समाज में कुछ करने की इच्छा शक्ति थी, जी। क्योंकि परिवार में संघ परिवार से जुड़े हुए थे। पिताजी संघ में वर्षों से जाते रहते, संघ चालक रहे थे, तो एक प्रभाव था संघ का। और मेरा भी जब स्कूल के बाद जब कॉलेज में आया तो विद्यार्थी परिषद में काम किया, और मेरी जो शिक्षा हुई, उच्च शिक्षा, वो बम्बई में हुई। मैंने वहाँ से बीटेक किया, जी। और फिर कुछ समय मैंने सर्विस भी की। लेकिन मुझे लगा कि सर्विस करना, नौकरी करना, उसमें इतना ज़रूर हो सकता है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते और अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जी सकते हैं। पर ऐसा लगा कि समाज के लिए कुछ करना है तो हमको इससे बाहर आना पड़ेगा। और उसी समय ये ध्यान आया कि हमको एक समाज की सेवा का माध्यम राजनीति भी हो सकता है। क्योंकि मैं तो विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था, शाखा जाता था। जी। पर एक बार मौका मिला पार्षद बनने का, जी। चुनाव लड़ने का, तो पार्षद बना पहली बार। जी। तब हम विपक्ष में थे, ओके। और कांग्रेस, हमारे मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस सत्ता पक्ष में हमेशा रही है उस शुरू से ही। तब हम विपक्ष में थे, और विपक्ष के पार्षद की रूप में हमने बहुत ही संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद जनता की लड़ाई लड़ी, कई बार जेल गए, आंदोलन किया। जी। वो एक समय था। लेकिन उस संघर्ष के बाद फिर एक बार पार्टी ने मौका दिया, और मतदाताओं ने उसका प्रतिसाद दिया। दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो हम सत्ता में आए थे, इंदौर नगर निगम। और उस समय चूँकि मैं इंजीनियर था, तो मुझे PWD कमेटी मिली थी। तो एक शहर के विकास का
एक इंदौर के विकास का टर्निंग पॉइंट जो था वो उस समय था कि हमने सबके साथ मिलकर उस शहर के विकास की नई गाथा लिखी। जी। और तीसरी बार फिर पार्टी ने मौका दिया और जनता का आशीर्वाद मिला। मैं फिर अध्यक्ष बना नगर पालिका निगम इंदौर का, और उसको भी 5 साल तक वो रहा। तो 15 साल मेरा जो बेसिक जो कार्य क्षेत्र रहा वो नगर निगम रहा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। और ये बात सही है कि बहुत कुछ सीखने को मिला, जी। क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद या कारपोरेटर कहें, जी। वो एक ऐसी कड़ी है कि लोगों के प्रत्येक दिन की दिनचर्या में जुड़ा रहता है। जी। जी। सवेरे सवेरे उठते हैं तो उसको हो सकता है पानी की समस्या हो, जी। ड्रेनेज की समस्या हो, और दिन को देखें तो साफ़ सफाई की बात करता हो, और अगर शाम को देखें तो मच्छर की बात करता हो। और तो ये दिन भर लोगों से संपर्क में रहने का एक, और मुझे लगता है कि पार्षद एक ऐसा कार्यकाल रहता है कि वास्तव में सेवा करने का एक मौका मिलता है लोगों के बीच में जाकर। और वहीं से ये बात लगी, और वहीं से सेवा करते करते फिर पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी इंदौर का अध्यक्ष बनाया, और उस समय काम किया। और अध्यक्ष बनने के बाद फिर पार्टी ने, सरकार ने इंदौर विकास प्राधिकरण का एक बार अध्यक्ष बनाया, फिर इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाद सेकंड बार फिर मैं अध्यक्ष बना। जी। और हमने इस शहर के बहुत सारे प्रयास किए कि जो शहर अभी देख रहा है विकसित होता हुआ, जी। स्वच्छता में नंबर 1 वो उस समय ही शुरुआत हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से आह्वान किया कि देश को स्वच्छ बनाने के लिए हमको सब आंदोलन करना चाहिए, उस समय ज़रूर ये विपक्ष को लग रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और वो झाड़ू की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश ने उस अभियान को हाथ में लिया। जी। और मुझे याद है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब इंदौर में हम सब बैठे थे, जी। तो हमने संकल्प लिया था कि हम बहुत मेहनत करके सफाई के विषय में काम करेंगे। और सबका साथ रहा, लोगों का, हमारे वरिष्ठों का आशीर्वाद रहा। तो हमने 1 बार 2 बार 3 बार, जब से स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ तब से आज तक हम नंबर 1 आ रहे हैं। जी। तो ये इंदौर की देवतुल्य जनता है, उसका आशीर्वाद है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान हो रहा, मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिला, तो हमने इंदौर में ये करके दिखाया। और उसके बाद इंदौर विकास प्राधिकरण के बाद जब लोकसभा में पार्टी ने टिकट दी और भारतीय जनता पार्टी विजय हुई, माननीय मोदी जी की विजय हुई, क्योंकि मोदी जी एक हमारे ऐसे नेता हैं कि हमारे शहर में जब वो कुछ बोलते हैं तो उसका अनुसरण करते हैं और उनके पीछे चलते हैं। तो इस प्रकार शुरुआत छात्र राजनीति से लेकर लोकसभा तक इस प्रकार मौका मिला काम करने का। सर, आप जैसे बीजेपी से ही जुड़े रहे, क्योंकि आप आरएसएस से बचपन से आप बता रहे हैं, जैसे आरएसएस में थे, फिर आप इससे बीजेपी में आए। तो सर, बीजेपी में ही क्यों, किसी अन्य दल के साथ कभी ऐसे मतभेद हो जाते हैं अपनी पार्टी में, तो सर आपको कभी लगा नहीं कि मेरे को बीजेपी से किसी और पार्टी में जाना चाहिए, बीजेपी क्यों? कभी भी नहीं लगा, और ये प्रश्न सपने में भी नहीं आता है, क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर हमारा, देखिए एक बात सुनिए, जब हमारा विभाजन हुआ था जी दोनों देशों का, तब विभाजन के पहले भी जी हमारा परिवार सिंध में संघ में शाखा में जाता था, जी और विभाजन के बाद जिस प्रकार के हालात थे, जी तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने साथ दिया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साथ दिया, जी जो विभाजित हो गए आए थे। तो शुरू से उस प्रभाव में थे, और हम सब कुछ क्यों छोड़ के आए थे वहाँ, धर्म के खातिर। अगर वहाँ यहाँ रहते तो अभी भी जो वहाँ रह रहे हैं, जिस प्रकार से प्रतिदिन वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जी तो मूल में जिस्ट में ये था कि हम जिस धर्म को लेकर आए उस धर्म की रक्षा जो करता है उसके साथ जुड़े रहें। तो हमारी विचारधारा जुड़ी रही, हिंदुत्व की विचारधारा, और उससे जुड़ के ही हमने काम किया। और बीजेपी इसलिए कि बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है, जी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी आप देखोगे, जिस प्रकार दूसरी पार्टी में सिर्फ परिवार ही रहता है। जी अगर आप दूसरी पार्टियों का, अगर प्रमुख पार्टी जो विपक्ष की कांग्रेस का देखें, जी
तो नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, जी इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, जी सोनिया जी के बाद राहुल जी। जी अगर राहुल जी शादी करते तो उनके बच्चे भी पार्टी में भविष्य में जी अध्यक्ष बनते। तो ये जो परिवारवाद चल रहा है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में आपने कभी नहीं देखा जी होगा। बिल्कुल। आप कितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लें, हमारे नेता देख लें, कभी इस परिवारवाद के उसमें नहीं है। जो पार्टी में अच्छा काम कार्यकर्ता करके आता है, एक छोटा कार्यकर्ता, हमारे चाय बेचने वाला भी एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान का लड़का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक धार्मिक मठ पे जोगी जी जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तभी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी में है, और किसी पार्टी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस सिद्धांतों को लेकर चलती है, उनके लिए हमेशा ये है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। पहले देश, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। दूसरी पार्टी में आप देखेंगे तो पहले व्यक्ति, फिर बाकी चीज़ें। तो ये अंतर है, इसी अंतर के कारण भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं हमेशा। सर आपकी भारतीय जनता पार्टी में आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। सर आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है, जिसे मतलब जब आपने राजनीति में रुचि बनाई थी तो आपकी इंस्पिरेशन आइडल कौन रहा है? देखिए, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी जी हमारे पहले संघ में प्रचारक थे, और फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी संगठन मंत्री थे, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। तो उनका एक प्रभाव था। जब भी वो इंदौर में आते थे तो परिवार में आते थे, मिलते थे, जुलते थे, तो एक परिवार भाव जैसा था। और उनकी कार्यशैली जो देखी मैंने उस समय, कि इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी वो जिस प्रकार बच्चों से, महिलाओं से, हमारे परिवार से मिलते जुलते थे, तो एक परिवार भाव भारतीय जनता पार्टी में है, वो एक प्रभावित किया उस समय। और उसके बाद माननीय अटल जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, और मुझे ध्यान है कि जब लोग एक बार तो सरकार ने एक वोट से सरकार गिरी थी, जी जी तो उस समय हम तो छोटे थे, नए नए थे, तो हमको लग रहा था एक दो सांसद तो अटल जी बोलेंगे तो उनको मत दे देंगे, लेकिन उन्होंने सिद्धांत की राजनीति की। जी उन्होंने कभी भी किसी से मत मांगने के लिए सांसदों को नहीं कहा, विपक्ष के या दूसरी निर्दलियों को। जो परिणाम आया उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने इस्तीफा दिया। जी तो ये जो इतना विराट व्यक्तित्व है, जी ये बहुत प्रभावित करता है। और अब तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में, उनका जो व्यक्तित्व है, मुझे लगता है देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो जी उनका व्यक्तित्व है, और देश में नहीं है, अब तो दुनिया उनका लोहा मान रही है। बिल्कुल। कि जिस प्रकार उन्होंने खास करके हमारा जो देश था, एक समय ऐसा देश था जिनकी गिनती नहीं होती थी। हमको हमारे जो पड़ोसी थे वो आँख उठा के देखते थे, जी अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमको आँख उठा के देखें। उनके घरों में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करिए, वहाँ जाके देश में। ये जो व्यक्तित्व है, ये बहुत ही विरले मिलता है। और कोरोना में हमने देखा किस प्रकार, आज देखिए दूसरे जो हमसे ज़्यादा मेडिकल में एडवांस है, वहाँ पर लाशों के ढेर थे सड़कों पर। आज जो आप कल्पना कीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता। लोग भगवान के रूप में पूज रहे हैं कि वो हैं, तभी हम इतना इस लड़ाई को लड़ पाए। और वैक्सीनेशन को देखिए, एक समय हम भी बचपन में जब टीके लगाते थे, जब बाहर से आते थे, पूरी दुनिया लगा लेती थी, फिर 5-6 साल बाद भारत में आते थे। जी आज हम गर्व से कहते हैं कि वैक्सीन, कोविड के टीके हमने यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करे, जी दूसरे देशों को दिए। जी तो ये तभी संभव है कि माननीय नरेंद्र मोदी जितना व्यक्तित्व आज देश का नेतृत्व कर रहा है, जो देश ही नहीं दुनिया के नेता है, तो ये इनका प्रभाव बहुत है। सर आपकी पर्सनल लाइफ में एक पार्टी की होती है अपनी आइडियोलॉजी, और एक अपनी पर्सनल लाइफ में व्यक्तिगत रूप से हम देखते हैं कि जो राजनीति की परिभाषा हम अपनी पर्सनल लाइफ में कहते हैं, डिफाइन करते हैं, वो आपकी नज़र में क्या है? नहीं देखो, हम सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और हमारा पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि जनता ने हमें चुना है, तो हम जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता के बीच में थे। तो पर्सनली में कभी भी कुछ ऐसा नहीं, जो है सार्वजनिक है और सबके साथ है। ये पहला परिवार, पहले हमारा घर रहता था, लेकिन आज जो हमारा परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, कार्यकर्ताओं का। हम जिस क्षेत्र से आते हैं लोकसभा से, वो पूरे हमारे जो मतदाता है वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो इसलिए जो परिवार के साथ है सब मिलके करते हैं, पूरा शहर मिलके करता है, ऐसा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं पर्सनल। सर राजनीति में जब आपने
एंटर किया, राजनीति में रुचि बनाई, तो सर आपके परिवार की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला था? उनको आपका राजनीति में जाना सही लगा या फिर उन्होंने मना किया? क्या परिस्थितियाँ थी सर? देखिए, न उन्होंने मना किया न उन्होंने जाने के लिए बोला। जी परिवार में जैसा मैंने बताया, पिताजी संघ पृष्ठभूमि के थे। जी और अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया तो उन्होंने कभी रोका नहीं। उन्होंने कहा आप काम करिए, पर ये ऐसा नहीं था कि एक दिन सांसद बन जाएंगे। जी हमको लगा कि हम जो अपने स्थानीय जहाँ रहते हैं उसके आसपास का जो मोहल्ला है, वार्ड है, वहाँ सेवा काम करें। पर धीरे धीरे ऐसा मौका मिलता गया और काम करते गए। पर कभी परिवार ने मना नहीं किया। परिवार वालों को अच्छा लगा कि एक परिवार का सदस्य समाज की सेवा के लिए बाहर आया है। सर कभी डिस्टेंस नहीं हुआ जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो अपने फैमिली से कहीं ना कहीं गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, फिर समय नहीं दे पाते क्योंकि हम एक बार पीपल्स पर्सन हो जाते हैं। ये बात सही है कि राजनेता जब सार्वजनिक जीवन में आता है जी तो परिवार में उतना ध्यान नहीं दे पाता है। और वो बात है भी कि चूँकि मैंने जैसे बताया कि अब जो है राजनीति में आने के बाद हमारा परिवार बढ़ गया। जी तो जैसे परिवार की अपेक्षा रहती है हमसे, जी। वैसे जहाँ के प्रतिनिधि हैं उनकी भी अपेक्षा रहती है। तो निश्चित तौर पे व्यक्तिगत परिवार इफेक्टेड होता है, लेकिन फिर भी वो भी समझते हैं कि सार्वजनिक जीवन में आए तो उनका इस प्रकार का व्यवहार ठीक है। सर मैं कुछ नाम लूँगा, आपको अपनी राय देनी है उस पर, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? मैं कुछ शब्द आपके सामने रखूँगा। सर आप कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से एक कांग्रेस थी किसी समय आज़ादी के आंदोलन में जी और उस कांग्रेस ने धीरे धीरे जिस प्रकार से काम किया, और ख़ास करके परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर, इस पूरे सिस्टम में आप मुझे ये बताइए कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद देश कहाँ होना था। आप दूसरे देशों को देखिए जिन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, वो कहाँ पर हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा राज करने वाली जो पार्टी है, उन्होंने देश को कहाँ ले जाना था और कहाँ लेके उन्होंने छोड़ा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, विफल रही, और उसी का परिणाम रहा कि देश की जो प्रगति होना चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। सर भारतीय जनता पार्टी, देखिए, मैंने किसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्र को प्रथम किया, देश को आगे बढ़ाया, जी और उनका मूल उद्देश्य ये कि हम देश को परम वैभव तक ले जाएं, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाएं। जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत काल में हम सबको ये आह्वान किया कि जो 75 वर्ष आज़ादी के हुए हैं, जब देश आज़ादी का 100 वर्ष मनाएगा, यानी आज से 25 वर्ष बाद, तब ये विश्व गुरु कहलाएगा, पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो ये जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को लेके भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से लेके माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत बड़ी है, देश को आगे ले जाने की है, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने की है। सर राहुल गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अब राहुल गांधी जी के बारे में तो आप सामान्य लोगों से पूछेंगे जी तो आपको बता देंगे। कल एक व्यक्ति मिले थे, बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी ज़मीनी स्तर पर कुछ काम नहीं किया। वो महलों में जन्मे, बड़े लोगों के बीच में रहे, बड़े कॉलेजों में पढ़े, विदेशों में पढ़े, लेकिन उन्होंने गांव की गरीबी नहीं देखी। युवाओं जिस प्रकार काम करते हैं उस प्रकार कभी काम करने नहीं गए। उस व्यक्ति ने तो मुझे ये कहा कि उन्होंने कभी 50 रुपये भी अपनी मेहनत से कमाए हैं क्या? तो वो क्या देश का नेतृत्व करेगा जिसको यही नहीं मालूम कि देश में युवा कैसे काम कर रहा है, देश कैसे चल रहा है। तो ये तो अब एक परिवार में जन्म होने के कारण वो इस स्तर पर हैं, लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान उतना नहीं है जितना कि आम लोगों को है। ये आम लोगों की धारणा बता रहा हूँ मैं, तो उनके बारे में तो अब सभी लोग जानते हैं। सर श्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए, मैंने माननीय मोदी जी के लिए बताया जी किस प्रकार उनकी संघर्ष की बातें हम सब जानते हैं, किस प्रकार एक चाय बेचने वाला धीरे धीरे संघ परिवार में आया, पार्टी में किस प्रकार उन्होंने मेहनत की। अनेक राज्यों में, मुझे ध्यान है हमारे मध्य प्रदेश के भी प्रभारी थे, जी और वो जब इंदौर आए थे तब मैं बहुत छोटा था, जी और उन्होंने हमारी पार्टी में जो चुनाव का समय था, और राष्ट्रीय महामंत्री थे, उन्होंने बैठकें ली थी हमारी सबकी, हम तो तब कार्यकर्ता ही थे। जी
तो किस प्रकार से माइन्यूटली काम करना, कार्यकर्ताओं को तैयार करना, और वो जो उन्होंने सीख दी उसी के परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस बड़े स्वरूप पे दिख रही है। तो मुझे लगता है कि उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। उनके व्यक्तित्व तो बहुत विराट है, और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे पार्टी के नेता हैं, जी जी। वो इस देश के नेता के होने के साथ साथ पूरे विश्व में एक स्थापित नेता है, जो कि पूरे विश्व की नज़र उनकी ओर आशा बढ़ रही है। और हमने देखा कि जब बड़े बड़े विश्व में ऐसे विषय आते हैं तो तब वो उनकी राय महत्वपूर्ण होती है। ये बहुत बड़ा, भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की राय ली जाती है। सर आपका इतना लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, जर्नी रही है, तो सर आपके खास पल बहुत रहे होंगे, बेस्ट मोमेंट बहुत रहे होंगे। आपके राजनीतिक जीवन का आपका पर्सन जिसे आप कहते हो कि मेरे लिए बहुत खास था, वो सर कौन सा पल था, हम चाहते हैं हमारे साथ शेयर करें। देखिए, राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और पहला जो अच्छा पल था वो ये था कि मैं एक जनसेवक के रूप में पार्षद बना, सेवा करने का मौका मिला। जी और उसके बाद तो लगातार राजनीति में आगे बढ़ते गए। जी लेकिन जब मैं सांसद बना, मुझे कल्पना नहीं थी कि मुझे सांसद का टिकट मिलेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार, बीजेपी को इतने सारे वोट, अभी तक का इंदौर का रिकॉर्ड है कि 10.5 लाख से भी ज़्यादा वोट जी जी भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को मिले। जी। और ये मोदी जी की रीति और नीति है कि उनको भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट मिले। तो एक बहुत ऐसा मोमेंट था कि कल्पना से परे था, कल्पना की नहीं गई थी, और वास्तव में ये एक यादगार मोमेंट। सर नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी पहली मुलाकात आपके लिए कितनी खास थी और क्या कैसे हुई? देखिए, मेरी मुलाकात, जैसे मैं एक छोटा कार्यकर्ता था, वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, उन्होंने पार्टी की बैठक में इंदौर आए थे, एक उस समय देखा था पहला। जी। दूसरी बार जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मैं इंदौर नगर निगम में पीडब्ल्यूडी कमेटी का चेयरमैन था। जी। और हमने एक बहुत ही चौराहे को विकसित किया था, सौंदर्यीकरण किया था महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को लेकर, और उसके लोकार्पण के लिए वो इंदौर हमने निवेदन किया था, और वो उस समय इंदौर आए थे, भव्य कार्यक्रम हमने करा था। और उसके बाद जब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, और उस समय एक समय ऐसा था कि उन्होंने गरीब छात्रों के लिए रिजर्वेशन करा था 10%, क्योंकि ये बात सही है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन है और उनको रिजर्वेशन मिलना भी चाहिए, मिल भी रहा है। लेकिन जो हमारे गरीब छात्र हैं जी। जो इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ नहीं पाते, तो उन्होंने 10% का रिजर्वेशन रखा था। तो मुझे वो एक बहुत अच्छा एक लगा था कि ये गरीब विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मौका, सुनहरा मौका दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि वो पढ़ाई अपनी कर सकते हैं 10% रिजर्वेशन में। और उसमें जब मैं छात्रों से मिला उस समय तो बहुत ही प्रसन्न थे, तो मैंने कहा क्यों ना हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। तो उस समय में जब इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, तो हमने सभी कॉलेजों में मीटिंग की और सभी छात्रों से मिले, और मुझे ध्यान है उस समय हमने एक अभियान चलाया कि धन्यवाद मोदी जी 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन के लिए, धन्यवाद मोदी जी, छात्रों की तरफ से। और इतने छात्र उसमें जुड़े कि हमने 8 दिन में 1 लाख हस्ताक्षर कराए, और वो 1 लाख हस्ताक्षर जब कराया तब बंडल बन गए बड़े बड़े, क्योंकि 1 लाख हस्ताक्षर हुआ। तो फिर हमने एक निवेदन किया, एक बार इंदौर के पास में किसी कार्यक्रम में आ रहे थे, तो हमने उनसे निवेदन किया कि हम एक प्रतीक स्वरूप वो देना चाह रहे हैं। तो वो 1 लाख हस्ताक्षर वाला जो बहुत बड़ा बंडल था, मैंने एयरपोर्ट पे देने के लिए प्रयास किया, उसकी प्रतियां भी दी। तो वो उन्होंने जिस प्रकार मुझसे पूछा कि कैसे करा, क्या करा, वो यादगार क्षण है उस समय का। पहला इंटरेक्शन था आपको? जी बिल्कुल, बातचीत पहली बात। सर आपके बचपन से लेके अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटी रही हो, कोई फिजिकल स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट रहा हो जो आज भी आप फॉलो करते हो? नहीं, देखिए आज तो संभव नहीं है, लेकिन बचपन में ज़रूर थे जी। हम खेलते थे, और क्रिकेट तो कम खेला, कबड्डी वगैरह, खो खो, जो देसी खेल है, स्वदेशी खेल है, वो ज़्यादा खेले। पर मेरी इन सबसे रुचि ज़्यादा कला में है। मैं हमेशा इंदौर में एक कार्यक्रम आयोजित करता हूँ जिसको मालवा उत्सव कहते हैं, पिछले 22 साल से, और हर माह एक कल्चरल प्रोग्राम करता हूँ, अभी भी करता हूँ हर महीने।
कल्चरल प्रोग्राम मैं इसलिए करता हूँ, जब मैं स्कूल में और कॉलेज में पढ़ता था तब एक बात उस समय चलती थी कि हमारे बच्चों पर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव ज़्यादा है। जी। वेस्टर्न कल्चर का उस समय तो बहुत ज़्यादा था। वो जो दम मारो दम और हैप्पी जो थे उस समय इतना था, तो लोगों पे ऐसा होता था कि हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। मैंने कहा हम उनको दोष दे रहे हैं कि उनका प्रभाव ज़्यादा है, हमारा कल्चर इतना रीच है, उसकी जानकारी हमारे बच्चों को होना चाहिए। जी। तो उस समय हम वेस्टर्न कल्चर को बोलने के बजाय, दोषारोपण करने के बजाय, हम अपने कल्चर को बच्चों में डालें। उसको लेके फिर हमने एक एनजीओ बनाया। एनजीओ बना के हर महीने कार्यक्रम करने लग गए, और उसके बाद बड़े कार्यक्रम देश में, मुझे लगता है जो हम मालवा उत्सव करते हैं साल में एक बार, वो देश का दूसरा या तीसरा नंबर का इतना बड़ा उत्सव है जिसमें फोक डांसेस 22 स्टेट के एक साथ आते हैं। एक कलाकारों का कुंभ लगाते हैं, बहुत बड़ा इवेंट होता है, कलाकारों का कुंभ लगता है, कश्मीर से लेके केरल तक, और इधर कच्छ गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, हर स्टेट के लोग कलाकार आते हैं, और 7 दिन का कार्यक्रम होता है। लगभग 700 से 800 कलाकार आते हैं, और सब एक दूसरे की कला देखते हैं। कश्मीर वाला केरला की देखता है, तो कच्छ वाला उड़ीसा की देखता है। इनिशिएटिव लिया आपने। इसमें हर दिन 1 लाख लोग देखने आते हैं। हमारा जो इंदौर का सबसे बड़ा ग्राउंड है वो भरा जाता है, लोग इंतजार करते हैं उस उत्सव को लेकर। तो कल्चर एक्टिविटी हर महीने मैं वहाँ करता रहता हूँ, अभी भी करता रहता हूँ। और ये उत्सव तो खेल से ज़्यादा मेरी रुचि कल्चर में है, और हम अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम हम और हमारी टीम बिल्कुल आइए, ये इवेंट है और मैं आपको निमंत्रण भी दूंगा, आप आइए देखने के लिए। सर आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगा। सर आपकी इतनी लंबी जर्नी, आपने एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपने संघर्ष भी किया है बहुत, और ज़मीनी स्तर पे काम भी किया है, और लोगों से जुड़े भी रहे हैं। तो सर जो लोग देश में आज रुचि बना रहे हैं राजनीति को लेके, या युवा जो रुचि बना रहा है, तो सर आप उन्हें अपनी जर्नी के माध्यम से, एक्सपीरियंस से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें किस स्तर से और किस माध्यम से अपनी राजनीति शुरू करनी चाहिए? देखिए, हमेशा संघर्ष से डरना नहीं चाहिए जी। मुझे लगता है संघर्ष शुरुआती दौर में जिस समय हमने राजनीति में काम किया, उस समय हम देश में विपक्ष में थे, और मैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, वहाँ भी विपक्ष में था। और उस समय हमने ऐसा उस समय नहीं लग रहा था कि हम देश में इतने बड़े दल के रूप में आएंगे। तो उस समय ऐसा था हम विपक्ष में, लेकिन हम विपक्ष में भी हम लोगों की, जनता की आवाज़ उठाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो मुझे लगता है कि संघर्ष में कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। समय ज़रूर आता है कि हम उसको जीत पाएंगे। कभी मैंने बचपन में एक स्कूल में कहानी सुनी थी, वो हमेशा मैं याद रखता रहता हूँ, कि एक बार हमको टीचर ने बताया था कि एक मंदिर बन रहा था। उस मंदिर बनाने के लिए जो मंदिर बनाने वाला सेठ है, वो मूर्ति और मार्बल जयपुर राजस्थान से लेके आया मंदिर बनाने के लिए। तो रास्ते में ट्रक में एक काल्पनिक बात है, मार्बल और मूर्ति आपस में बात करती है कि हम एक ही खदान से पत्थर निकला, एक ही शिल्पकार ने हमें बनाया, एक ही दुकानदार ने हमें बेचा, एक सेठ हमें मंदिर बना रहा है, और जीवन भर मंदिर बन जाएगा, हम साथ में रहेंगे। तो मूर्ति बोली ये बात सही है, लेकिन मार्बल बोलता है उससे कि एक बात सही है कि जब मंदिर बन जाएगा आपको श्रृंगार होंगे, 56 भोग लगेंगे, सब नतमस्तक होंगे, आपकी ओर देखेंगे, प्रणाम करेंगे, और मैं तो ज़मीन पे धूल की तरह रहूँगा। तो उन्होंने कहा जब शिल्पकार मूर्ति बना रहा था तब उन्होंने बहुत सारी चोटें मारी थी, वो चोटों से तुम टूट गई इसलिए मार्बल बनी, मैंने बहुत सारी चोटें खाई इसलिए मैं मूर्ति बनी। तो हमेशा जीवन में संघर्ष, चोटें मिलती रहती है, संघर्ष होते रहते हैं, उन्हीं संघर्ष से निखर के आदमी बनता है। जी, तो वो हमेशा याद रखता हूँ कि संघर्ष हमेशा डरना नहीं चाहिए। संघर्ष में बहुत सारे चुनौतियाँ आएगी, उस चुनौतियों को लड़ना चाहिए। कुछ खोकर ही पाते। जी बिल्कुल, कुछ खोकर ही पाते। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, हमारे चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस को समय देने के लिए आपका मैं धन्यवाद। जी धन्यवाद।